नमस्कार। मैं चले। शिविर का 5वां दिन और मुझको ऐसा लगता है कि लगभग एक दिन पूरा कम पड़ेगा, है ना। बहुत सारी बातें हैं। जिस तरह से ये शिविर चला है और जिस तरह से आप लोगों का एक क्वेरीज करने का तरीका और सारी स्थितियाँ रही, मुझको ऐसा लगता है कि एक एटम के बनने से लेके सारी सृष्टि के बनने तक, होने तक, है ना। और बहुत सारे वो क्वेश्चन जो हमको साइंस में भी अनआंसर्ड हैं, बहुत सारी वो बातें जिनको हम आज तक बोलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, शायद कभी हमने उतनी गंभीरता से सोचा नहीं है। हमने भी कभी एग्ज़ाम पास करने के लिए ही पढ़ा था, है ना। और उसके बाद हो सकता है अब जॉब है इसलिए हम पढ़ाते हैं। एक सबसे बड़ी जो दुर्घटना है शिक्षा में कि आदमी की मौलिक जो सोच है उसके लिए बहुत स्पेस नहीं है। कांट ने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, डार्विन ने क्या लिखा, वो सब आपको लिखना है। आप अपने से कुछ सोच के लिख दिए तो मार्क्स कटना है। इसलिए धीरे शुरू से ही हमको ये बताया जाता है कि तुमको कुछ नहीं सोचना है, किताब में जो लिखा है उसको रिप्रोड्यूस करना है। जितने अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इसका नाम शिक्षा है। तो आदमी को टेप रिकॉर्डर बनाने का काम इस शिक्षा ने किया है, उसके साथ जो भी कुछ उसकी अच्छाइयाँ हैं उनका सम्मान करते हुए, है ना। तो ये एक दुर्घटना आदमी के साथ घटी है। अभी लगभग हम उस स्टेज में पहुँचे हैं कि जहाँ अब हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जैसे अभी तक मैं आपके बहुत सारे प्रश्नों को रोकते आया हूँ कि अभी रुक जाइए, आगे बात करेंगे, अभी रुक जाइए, आगे बात करेंगे। मुझको ऐसा लगता है कि शायद आज का दिन और अभी एक दिन और हमको जो फाइनल प्लेटफॉर्म, जब धीरे धीरे हम गहराई की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम डे वन हम बहुत गहराई की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता है कि अभी आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यदि देखा जाए तो धीरे धीरे हम फोकस होते जा रहे हैं। अभी तक हम बाहर की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब अपने भीतर की बात ज़्यादा हो रही है। जांचना शुरू में एक शब्द था, हो सकता है अब उसका कुछ मीनिंग हम तक पहुंच रहा है। एक शिविर में जांचना क्या होता है ये ठीक से स्पष्ट हो जाए और कुछ आधार हमको मिल जाएं। ये मेरी अपनी ही बात है, ये मेरी अपनी ही ज़िंदगी के लिए एक आवश्यकता है और पूरे समाज के लिए या पूरे विश्व के लिए ये प्रैक्टिसेबल है, वर्केबल है। वसुधैव कुटुंबकम जैसी शुभकामनाओं को साकार करने के लिए एक कोई ठोस रियलिटी, एक कोई ठोस बात हमारे बीच में उपलब्ध हुई है जिसको शिक्षा के माध्यम से साकार किया जा सकता है। इतना भी विश्वास हम पा लेते हैं तो एक शिविर सफल हो गया, है ना। तो थोड़ा सा मैं ये भी महसूस करता हूँ कि शेड्यूल टाइट है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन की तो चीज़ों को प्रोसेस करने की एक लिमिट है ना। फिर भी मैं भी मजबूर हूँ, है ना, जो कुछ होगा इसी बीच में होना है। कल हमने जितनी बातचीत की है उसमें हमने पाया कि सम्मान का अर्थ है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य को आंकना, उपयोगिता उपयोगिता का अर्थ है ना, स्वयं के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का समाधान, स्वयं के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की योग्यता और दूसरों के जीने में योगदान, और कहें तो पूरी धरती पे स्वराज्य हो जाए, इसके लिए हमारा योगदान, इसके लिए हमारी भूमिका। हम चाहते हैं कि धरती पे व्यवस्था हो, है ना, क्योंकि एक परिवार के सुखपूर्वक जीने के लिए, समृद्धि पूर्वक जीने के लिए व्यवस्था हमारी आवश्यकता है। अभी तो हमको पहले खुद का हालचाल देखना है। अभी हम तमाम दूसरी चीज़ों को आंकने में लगे हैं और अपना खुद का रोल, अपनी खुद की भूमिका उसमें आता पता नहीं है। इसलिए सारी ज़िंदगी हमारी गिला शिकवा शिकायत से भरी है। हाँ हाँ,
तो जब हम अपना सम्मान नहीं करते तो किसी को निर्भर रहते हैं। किसी का नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है वो दूसरे को कभी अप्रिशिएट कर नहीं सकता। दूसरे की उपलब्धियों को लेके उसमें ईर्ष्या द्वेष होना ही है। स्वयं में विश्वास होने के बाद ही हम दूसरों की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनकी अच्छाइयों में सहयोगी हो सकते हैं, नहीं तो हम डरे हुए रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं। आपने कभी सेंटेंस कहा था, दूसरों के साथ स्नेहपूर्वक रहने के लिए हमें किस चीज की क्षमता को बढ़ाना है, किस क्षमता को बढ़ाना है? समाधान की नो स्वयं के प्रति विश्वास, स्वामी के है ना। तो इसलिए अब ये समझ में आता है कि कोई दूसरा मेरा सम्मान करता है, ये एक सेकेंडरी मामला है। मैं स्वयं ही स्वयं का सम्मान करता हूं, मैं स्वयं ही स्वयं का अपमान करता हूं। जो व्यक्ति स्वयं में सम्मानित नहीं है, कोई दूसरा उसका सम्मान कितना भी कर ले वो सब टेम्परेरी है। तो सम्मानित होने की घटना स्वयं में है पहले, ये मौलिक बात है। मैं खुद की नज़रों में सम्मानित हूं, मैं अपनी उपयोगिता को देख पाता हूं, अपनी उपयोगिता को देखकर ही मैं प्रसन्न रहता हूं। तो खुश होके कुछ करना और खुश होने के लिए कुछ करना, है ना। जब मैं अपनी उपयोगिता को मैं स्वयं को समझ पाता हूं, दूसरों को समझ पाता हूं, संबंध को पहचान पाता हूं और उस आधार पे अपने आचरण को पहचान पाता हूं, तो मैं उपयोगी हो जाता हूं स्वयं के सुखपूर्वक जीने के लिए। समाधान बराबर सुख। और जब मैं उपयोगी हो जाता हूं तो दूसरों को उसका पूरकता लगती है, तो वो जो जिसके पास है वो उसको बांटता है। सभी को सुख चाहिए। आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सबकी जरूरत है और आप बांट के खुश होते हो, वो पा के खुश होते हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हाँ जी, माइक इधर थोड़ा ध्यान बना रखिए। सोम जी, एक जो इफ दूसरे लोग आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर वीकनेसेस, सो इन मैनी वेज यू कीप ऑन कमिंग अक्रॉस देम। जो अगर आप एंगर है तो यू विल ऑलवेज सी एंगर इन अदर्स ना। So in many ways opportunity to reflect on that is an opportunity to get rid of your anger which might be very deep rooted, आपको पता भी ना हो कि ये ना। So in that sense even when people are not conducive to you, that's an opportunity to reflect on you, provided you are looking inward. ये जो की है सेल्फ एम्पावरमेंट का। थैंक यू। जैसे किसी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति का आपके सामने खड़ा होना मात्र ही काफ़ी कुछ हो जाता है ना। वो आपके लिए आपको आईना दिखा देता है, कुछ नहीं कहता है। उसके सामने होने से ही आप, ऐसे टीचर बच्चों के सामने खड़ा होता है तो अब वो उस तरह की बहुत सारी उटपटांग बातें नहीं कर सकते। तो हमारे खुद के भीतर भी वो चीज़ है ना। हमारे खुद के भीतर भी वो चीज़ है जो हमको, हमारे भीतर से स्वीकृति आती है कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। उसको ओवर रूल करने की क्षमता भी हमारे पास है, लेकिन अब ज़रूरत है कि हमारे भीतर उस जो चीज़ों को, जो सही को पहचानने की जो सहज क्षमता मानव में मौजूद है ना, जिसको हमने जांचना के रूप में कहने की बार बार कोशिश की। और इसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो कैसा दिखाई देता है कि हमारे भीतर से उस चीज़ के लिए एक सहज स्वीकृति निकल के आती है ना। एक सहज स्वीकृति, हाँ ये तो ऐसा ही है ना। ये जो सहज स्वीकृति है, इसको ठीक से सुना जाए। अभी तक ज़्यादा मामला ये है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे का सीधा मतलब है कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे खुद के हाथ में रहे कि दूसरों के हाथ में रहे। तो मैं क्या कहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसा जीना चाहता हूं, मैं इस दुनिया को कैसा देखना चाहता हूं, उसके लिए है ना मेरी योग्यता कैसी होगी, उसके लिए मेरी पूर्णता कैसी होगी, इस अधूरेपन से कैसे निजात पाया जाए और पूर्णता की ओर अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये मानवीय पुरुषार्थ है ना। ऐसा हम अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, ये ऊर्जा का अंतर्नियोजन है। इस रूप में
हम स्वयं में ही स्वयं का सम्मान है ना। देखिए, मैं एक बार बीच में बात कह रहा था, फिर मैंने शायद उसको नहीं कहा। एक भिखारी कटोरा लेके घूमता है ना, अल्लाह के नाम पे दे दे। शायद हम लोग भी मेरी डिग्री के नाम पे दे दे, है ना, मेरी गाड़ी के नाम पे दे दे, मेरी साड़ी के नाम पे दे दे। ऐसा बहुत सारा कटोरा, इनविजिबल कटोरा हमारे पास भी है। ये कटोरा हमको स्वीकार तो नहीं है, हम तो इससे निजात पाना चाहते हैं, है ना। मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पहन के मैं खुश होता हूं, उसको देख के आप खुश होते हैं। लेकिन ये मेरे सम्मान का आधार नहीं है ना। इससे मेरा सम्मान नहीं हो सकता है। ये अच्छा लगना की सीमा में है, ये अच्छा होने की सीमा में नहीं है। तो मुझको अच्छा लगना और अच्छा होना को डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है ना। तो ये जैसे जैसे हमारी सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं, ये दो बिल्कुल सेपरेट बातें हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुविधाओं को भोगना बंद कर रहे हैं, है ना। सुविधाएं हमारे पास हैं, सुविधाओं का सदुपयोग करने की आवश्यकता है ही है ना। उनके साथ और बेहतर तरीके से हम जी सकेंगे। तो यहाँ न्यूनतम में जीने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, समृद्धि पूर्वक जीने की बात हो रही है, ठसके से जीने की बात हो रही है। तो यहाँ पे, है ना, स्वयं की उपयोगिता स्वयं के समाधान पूर्वक जीने में है। मूल में कहें तो स्वयं के समाधान पूर्वक जीने में है। अभी तक स्वयं की उपयोगिता क्या थी? अभी तक स्वयं की उपयोगिता क्या थी? शरीर के लिए, शरीर को ही स्वयं मानते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ का आता पता नहीं है ना, है ना। इसलिए वही सुविधा ही हमारा, सुविधा के लिए सर। इसलिए अब जब बात कहते हैं तो दो बात कह सकते हैं। एक वो कॉन्फिडेंस जो दूसरों से तुलना करके आता है, इसको कहें निरपेक्ष विश्वास। एक वो कॉन्फिडेंस जो स्वयं के होने से आता है, स्वयं के होने को पहचानने से आता है, इसको कहें, सॉरी उल्टा हो गया, निरपेक्ष विश्वास। सापेक्ष विश्वास जो दूसरों से तुलना के ढंग से आता है, निरपेक्ष विश्वास जो स्वयं में होने से आता है। ठीक, कौन सा टेम्परेरी है? जो दूसरों से तुलना करके आता है, ये हमेशा टेम्परेरी है, ये हमेशा भयभीत करता है, असुरक्षित महसूस कराता है, संग्रह, शोषण और युद्ध के लिए मजबूर करता है ना। अब वास्तव में ये निरपेक्ष विश्वास है कि कुछ और ही है? मैं आपसे इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ, मैं आपसे हिंदी अच्छा बोलता हूँ, मेरी हाइट आपसे ज़्यादा, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर और किसी आधार पर, है ना। हमारे पास बहुत सारे आधार हैं। ये जितना भी मामला है, ये निरपेक्ष विश्वास है या कुछ और ही है? ईगो। तो अभी हम भ्रमवश ईगो को विश्वास बोलते हैं। ईगो है। जैसे कल वो कॉलेज के स्टूडेंट ने कहा था, वली ने, कि कॉलेज में रैगिंग और ये सारी चीज़ें, तो क्या निकल के आया भाई, दब के जीने से ज़्यादा अच्छा है दबा के जीना। तो जो दबा के जीता है उनको हम कॉन्फिडेंट लोग कहते हैं। अरे ये पशु है, ये राक्षस है, दोनों ये आदमी नहीं है। आदमी होना अविशेष है। तो पशुओं पे कौन राज करेगा? राक्षस पशुओं पे राज करेगा। तो पशु होने से ज़्यादा अच्छा राक्षस हो जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पशु हों चाहे राक्षस हों, कुल मिला के दीनहीन होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना और दूसरों का कॉलर पकड़ के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, मामला भिखारी का ही है। निरपेक्ष ढंग से मतलब? जो निरपेक्ष आत्मविश्वास है वो कुल मिला के ईगो ही है, उसका विश्वास से कोई लेन देन है। सॉरी जो सापेक्ष विश्वास है वो ईगो है। निरपेक्ष जो है स्वयं के होने का, समाधान के होने का विश्वास। आई एम ए सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, है ना। ये स्वयं में होने की बात है। बढ़िया। जो ये भी है, इट हैज बीन डैमेज्ड इन योर चाइल्डहुड। शुरू से हमारा वही प्रैक्टिस है ना। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल, किसी के बर्थडे में जाना है, आज तो उनके बर्थडे में जाना है,
वो तो बहुत पैसे वाले हैं, इससे कम गिफ्ट तो चलेगा नहीं। ये सारी बात बच्चा सुन रहा है ना। ओ ये वाले कपड़ा पहनो, उनके घर जा रहे हैं, अच्छा उसको समझ में आ जाता है, अच्छा ये ज़्यादा पैसे वाले के साथ में ऐसा बिहेवियर होता है ना। कोई सिंपल सामान्य आदमी घर में आया तो आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, पद और पैसे से संबंधित व्यक्ति घर में आया तो पापा कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना। हमारे पापा फ़ोन पे बात करते हैं, जी सर, सर जी जी, दूसरा फ़ोन, और दे दन आके डांट पड़ रही है। मम्मी बोलती तुमको क्या हो जाता है इतनी देर में। वो पहले वाला जो साहब का फ़ोन था, दूसरा वाला मेरे सबॉर्डिनेट का फ़ोन था। क्या है ये, है ना। तो ये हमारा कोई अपना वजूद ही नहीं है, हमारा कोई अपना आचरण ही नहीं है। तो ये जिस तरह का सारा माहौल है वो कुल मिला के ट्रेनिंग हो रही है पूरी की पूरी युवा पीढ़ी की, है ना। एक छोटे बच्चे, एक बच्चों के घर में जाओ तो बच्चे क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने खिलौने दिखाता है, देख मेरे पास ये खिलौने हैं। एक बड़े का आदमी घर में जाते हैं, हम एक दूसरे घर में जाते हैं, हम अपना घर दिखाते हैं, हम अपनी गाड़ी दिखाते हैं, है ना, है ना। क्या चीज़ है हमारे पास, उसके सिवा कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, है ना। तो बच्चे जो है नकली कार से खेलते हैं, बड़े असली कार से खेलते हैं, इससे ज़्यादा है नहीं, है ना। तो समाज में दो प्रकार के बच्चे हैं, सारी कविता है ये। समाज में दो प्रकार के बच्चे हैं, एक छोटे शरीर वाले बच्चे हैं, एक बड़े शरीर वाले बच्चे हैं। शुद्ध बच्चे हैं, उम्र बड़ी है केवल, है ना, वाकई में। और आप देख लीजिए उम्र बढ़ने का कोई एहसास हमको हुआ हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कह रहा हूँ। हमको लगता ही नहीं है कि कुछ बढ़ रहा है, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। जो 20 साल में मेरे सुखी, 20 साल की उम्र में जो मेरे सुखी होने के तरीके थे वही आज भी हैं। वो तो समाज में थोड़ा सा मर्यादा हो गया, इसलिए बहुत सारे कामों को कर नहीं सकता हूँ, शरीर की एक सीमा है इसलिए बहुत सारे काम नहीं कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वाकई में, है ना, वाकई में हम बड़े हुए हैं, है ना। तो ये अब हमको समझ में आता है। सारी ज़िंदगी हम सम्मान बोलते रहे, है ना, सम्मान का अता पता नहीं चलता है क्या चीज़ है। तो एक हमको समझ में आता है कि सम्मान मेरी उपयोगिता है, किसी भी चीज़ का सम्मान उसकी उपयोगिता है। ये पेन जिस दिन लिखना बंद कर देता है उस दिन इसको उठा के कहीं फेंक दिया जाता है। जब तक कोई चीज़ उपयोगी है, अभी भी स्टैंडर्ड वही है। जब तक आप पैसा कमा रहे हो तब तक समाज और परिवार में आप कुछ उपयोगी दिखाई देते हो। जिस दिन आदमी पैसा कमाना बंद करता है उस दिन सबकी नज़रों में बेकार होने लगता है, क्योंकि जब तक हम आदमी को शरीर मानते हैं तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना। और जब आदमी के रूप में पाते हैं तो समाधान महत्वपूर्ण हो जाता है ना। फिर हम कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं, ये हमको बात समझ में आती है। दूसरी चर्चा हम लोगों ने कल की थी विश्वास। विश्वास क्या चीज़ समझ में आया? स्वयं के इच्छा, विचार, कार्य, व्यवहार के प्रति आश्वस्त होना। क्या आश्वस्त होना? कि ये सभी मुझको, सभी को सुख देने वाले हैं, इसके प्रति आश्वस्त होना। स्वयं के इच्छा, विचार, कार्य, व्यवहार के प्रति आश्वस्त होना कि ये मुझको, सभी को सुख देने वाले हैं। ये स्वयं के प्रति विश्वास है। अभी तक विश्वास और सम्मान के नाम पे हम क्या कर रहे थे, है ना, जो हम प्रैक्टिकली कर रहे थे उस पर एक निगाह डाली जाए और वाकई में विश्वास और सम्मान क्या चीज़ है, इसमें कितना डिफरेंस दिखाई देता है।
डिफरेंस में देखे जाए तो विश्वास की कमी महसूस होती। हाँ, विश्वास का कोई काम ही नहीं किया विश्वास के लायक, तो कमी महसूस होना ही है। ऐसा थोड़ी है, थोड़े मैं भूख थोड़ी मिटाने के नाम पे छोटी सी पानी मैटर में पीता भी हूं। विश्वास जरूरी नहीं है। है थोड़ी, छोटा सा भी कुछ काम है तो इसमें विश्वास जरूरी नहीं है। सब में विश्वास जरूरी। विश्वास के अभी आपको विश्वास है कि आप जो सांस ले रहे हो ये जहरीली नहीं है, इसलिए आप ले रहे ये कुदरती प्रक्रिया हुई है ना। पर जब कुदरती नहीं, भौतिक क्रिया आपको के इस बाद वातावरण के प्रति विश्वास है ना। आपको विश्वास है कि ये कुर्सी जमीन में नहीं घुसेगी, आपको विश्वास है कि ये कुर्सी आपका वजन सह लेगी। पर मुझे अविश्वास है कि मैं यहाँ खड़ी रह के कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ। वही तो जितना वही तो अब उसको अर्जित करने के लिए, उसको पाने के लिए, है ना। पहला शिविर करने के बाद आदमी बहुत बोलता है और धीरे धीरे शांत होते चला जाता है। अब पिछले 5-6 साल से हम भी सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक स्टेप है, ये आगे किधर जाने वाला है। तो जैसे जैसे हम आउटवर्ड हमारा पूरी ऊर्जा फैली हुई है, हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ये ऊर्जा अपने पे टिकना शुरू होता है, बोलना बहुत कम, अपने भीतर काम शुरू हो जाता है। जब तक अपने भीतर काम शुरू नहीं होता है तब तक वाकई में हम कहीं खड़े होने लायक नहीं होते हैं। हाँ, वो भाषण हम कुछ भी मार दें, वो एक अलग दुनिया है ना। अपने भीतर में हम खड़े हो जाएं, सही मायने में हम खड़े हो जाएं, है ना। तो मैं सिर्फ आपको कल जितने ये महत्वपूर्ण मामला है, इसके ऊपर ही ब्लॉक्स आगे के इसके ऊपर बिल्डअप होंगे। तो विश्वास और सम्मान, है ना, ये पूरा आदमी की जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या कहा? विश्वास आधार मूल्य है, आधार ही खसका हुआ है ना। आधार ही खसका हुआ है। अब उसके ऊपर कितना ही बड़ा महल बना लीजिए, वो दिख बहुत बड़ा सकता है, लेकिन अपने को तो पता है इसकी हालत क्या है ना। दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, खुद को तो पता ही रहता है कि क्या स्थिति है ना। तो एक बार खुद की नज़रों में सम्मानित हुआ जाए, यही मानवीय पुरुषार्थ है। जो खुद की नज़रों में सम्मानित है, मैं तो अभी भी कहता हूँ, आप जांच लीजिए, आज की डेट में हम और आप जितने सम्मान के लायक हैं उससे अधिक सम्मान मिलता है कि नहीं? हम जितने विश्वास के लायक हैं उससे अधिक विश्वास लोग देते हैं कि नहीं? क्या प्रमाण है? जो अंदर है सब उसको बता दो, उसके बाद देखो तो पता चलेगा कि जितने सम्मान और विश्वास के हम लायक हैं उससे बहुत अधिक अभी भी मिल रहा है, बहुत अधिक। तो मैं कहता हूं जब नहीं में भी इतना मिलता है तो हम थोड़े से खड़े हो जाएं तो कितना मिलता है ना। मैं तो इसको देखता हूं, रोज देखता हूं, हर शिविर में देखता हूं और उसके बाद बहुत सारा देखता हूं। तो ये थोड़ा सा एक गहरा बिंदु था जिसमें हम सबका बहुत गहराई से ध्यान जाने की ज़रूरत है। हमको ठीक से अपने आप को समीक्षित करने की ज़रूरत है, अपने ही भीतर गहरा उतरने की ज़रूरत है, किसी दूसरे को यहाँ रेफरेंस में लाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलो। स्नेह, टाइम कम है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में भी चलूंगा, अब थोड़ा सा अपन फास्ट चलेंगे। स्नेह, अफेक्शन, हाँ जी, क्या बोलेंगे? स्नेह, मेरे लिखने के साथ साथ आपका लिखना भी हो जाए। पूर्णता के अर्थ में परस्पर सहयोगी होने का भाव। उसके आधार पे फिर हमारी देखिए थोड़ी सी बात, क्योंकि अब रिलेशन की बात आ रही है
समझदारी का क्या मतलब? समझदारी का क्या मतलब? 4 आयाम में व्यवस्था को समझना, जानना, इसका नाम समझदारी। समझदारी का नेचुरल आउटकम ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? समझ के आधार पर जीने के प्रति निष्ठा। जो समझा हूं, है ना, लिविंग अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग। जिम्मेदारी, व्यवस्था में अपनी भागीदारी की पहचान। भागीदारी, समझदारी स्वयं मानव में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, है ना, संपूर्ण में व्यवस्था को समझना, ये समझदारी है। ईमानदारी, कोई चीज़ समझ में आती है तो नेचुरली उसको प्रैक्टिस करने का कमिटमेंट बनता है ना। कोई चीज़ हमको क्लिक करती है तो उसको जिया जाए, जी के देखा जाए। समझने में इतनी खुशी मिलने के बाद ही तुरंत उसको जीने के लिए जीने में ट्रांसलेट करने की बात आती है। जिम्मेदारी, उसके अनुसार, समझ के अनुसार अपनी भूमिका दिखने लगती है। व्हाट इज़ माई रोल, है ना। अभी भी लगातार हमारा ध्यान उधर जाता ही है कि मुझको क्या करना है ना। हम बॉम्बे में क्या कर सकते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली में क्या कर सकते हैं, पूरी धरती पे हम क्या कर सकते हैं, और उसको एक्शन उसको करना, है ना। इस डेफिनेशन की रोशनी में इन शब्दों को हम वर्तमान में भी यूज कर ही रहे हैं। क्या फर्क है? रूटीन में भी हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं सारे शब्द, और हमारी क्या शिकायत है? आदमी जिम्मेदार नहीं है, आदमी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता है, आदमी ईमानदार नहीं है। क्या समझ में आता है? दूसरों के लिए हम ऐसा करते हैं, उसमें समझदारी नहीं है या तो ईमान। पर जब हमारी बात आती है आधुनिक, अरे मैं तो बहुत ईमानदार हूँ पर वो नहीं है, मैं तो बहुत समझदार हूँ पर वो समझता ही नहीं है, ये भावना है। रविशंकर यूनिवर्सिटी में एक बार मैं 1-2 घंटे के उसके लिए गया, तो वहाँ एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। आई एम ए पर्सन विद वैल्यूज, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन वैल्यूज। उनका पूरा डिपार्टमेंट उनसे परेशान है। मैं तो सारी जिंदगी वैल्यूज में जिया हूँ। अरे तुम क्या वैल्यूज में जिए हो? एक आदमी तुमसे तुम्हारे डिपार्टमेंट में खुश नहीं है, तुम्हारे स्टूडेंट्स तुमको मेंटली प्रॉब्लम में बोलते हैं, है ना। कहीं तो प्रमाण होगा तुम्हारे। अभी तो घर में गया नहीं हूँ,
पता चला बीवी जो है तो हमारा परिवार हमसे परेशान है, हमारे स्टूडेंट्स हमसे परेशान हैं, हमारे कोलीग्स हमसे परेशान हैं। ये कौन सा वैल्यूज है? हम कुछ भी अपने बारे में हिप्नोटिज्म बनाए, सेल्फ हिप्नोटिज्म, प्रमाण तो होगा उस बात का? कोई प्रमाण नहीं है, बस केवल मैं बोलता हूं क्योंकि मेरे को बोलने का अधिकार है। क्या कमी हो गई? मतलब ये है कि जिम्मेदारी तक भी पहुंचा है आदमी और भागीदारी नहीं होती तो लेना आना। क्या और कुछ टिप्पणी आ जाए? समझदारी में गलत समझदारी। तो अभी तक समझदारी के नाम पे क्या था? शरीर। इसलिए हमारी सारी ईमानदारी का क्या मतलब है? जितना पैसा जिस काम के लिए लिया गया उस काम में खर्च कर दिया जाए तो आदमी ईमानदार। हमारी ईमानदारी का मतलब इतना है ना? क्योंकि सारी ईमानदारी शरीर सापेक्ष परिभाषित है। और क्या करोगे ऐसे ईमानदार का? एक आदमी बेहद ईमानदार और सारी जिंदगी एक स्मगलर के लिए काम किया। ऐसे बहुत से आदमी हैं, बहुत से, ये ज्यादा खतरनाक है ना? तो बेईमान होता तो एक बुराई कम से कम पलती। सरकारी सिस्टम में पूरी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार करते हैं लोग। जाने दीजिए, इसको फैलाते नहीं है। हाँ। All these words, even the present context, are applicable. If we are devoted to our activity, our duty, then automatically, progressively, this भागीदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, समझदारी comes. हाँ, लेकिन जो उसका पैराडाइम है, that remains limited to सुविधा. To the greater extent. So it remains incomplete even if you are 100% ईमानदार। वो लटक जाता है बीच में कहीं, है ना? तो हमारा जो धरातल है वही गड़बड़ है। अब उसके बाद आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ यदि हम भोगोन्माद, लाभोन्माद, कामोन्माद पढ़ा रहे हैं, अब आप केमिस्ट्री कितने भी अच्छे बनाते हैं, आप एक शोषक तैयार कर रहे हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं, अल्टीमेटली उसकी मानसिकता में यदि 3 भूत बैठे हैं, हम समाज के लिए एक शोषक तैयार कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्यों पांडे जी, है ना? आप तो शुरू से है ना शिविर में। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूं, है ना? और बिल्कुल बहुत विनम्र निवेदन के साथ मैं कह रहा हूं और एक पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं एक बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मैं एक बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टीचर हूं, और उस बच्चे के भीतर 3 भूत बैठे हैं, उस युवा के भीतर 3 भूत बैठे हैं। पैसा ही सफलता है, सेक्स ही सारा सुख है, और भोग ही जीवन है। अब वो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कहाँ यूज करेगा? अब वो डॉक्टर होने के बाद क्या करेगा? अब वो वकील होने के बाद क्या करेगा? अब वो बिजनेसमैन होने के बाद क्या करेगा? ये सब उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हैं, केवल पैसा कैसे पैदा किया जाए। और इन सबको कहाँ यूज करना है ये तय हो गया। इस सब से समाज में अव्यवस्था होगी कि व्यवस्था होगी? हम सब व्यवस्था के भागीदार हैं कि अव्यवस्था के भागीदार हैं? हमारी सारी शुभकामनाओं के बावजूद ये ब्लंडर है ना? माने ये पूरा का पूरा धरातल खिसक गया। तो इस तरह से हम बहुत ईमानदारी से शोषण, तो जब लिखा रहता है, पता नहीं महाराष्ट्र में लिखते हैं कि नहीं, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ऐसा एक कोर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर नॉर्थ इंडिया में लिखा रहता है। शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो मेरे को वो दिखाई देता है, भ्रमार्थ आइए शोषणार्थ जाइए। है ना? शिक्षा पाने के लिए आइए, सेवा करने के लिए जाइए। ये क्या कामना है? कंटेंट उसमें क्या है? भ्रम पाने के लिए आइए, शोषण करने के लिए जाइए। हो तो यही रहा है। इसके बावजूद भी जो अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग खराब हैं, इसके बावजूद भी जो अच्छे लोग हैं वो अपने व्यक्तिगत पारिवारिक संस्कार के कारण है ना? इसके बावजूद भी जो चल रहा है इतना सारा तामझाम, ये दुनिया जो चल रही है, ये कुछ उन लोगों पे टिकी है ना,
कि जो अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक संस्कार के कारण अपने आप को कहीं टिकाए हुए हैं, कहीं रेजिस्ट किए हुए हैं अव्यवस्था को, कहीं ना कहीं पिलर्स बने हुए हैं किसी भी। सारा कहते तो ये है कि आप भी तो शिक्षा में पढ़ के निकले, मतलब उसका क्रेडिट भी सारा शिक्षा को आज की। हाँ, तो इसका क्रेडिट शिक्षा को नहीं है, मैं जो खड़ा हूँ इसका क्रेडिट शिक्षा को नहीं है, इसका क्रेडिट मेरे अपने संस्कार को है। हाँ, शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा ने मुझको एक एनालिटिक सोचने का तरीका दिया। शिक्षा ने हमको तर्क करने की क्षमता दी। ये विज्ञान की भूमिका है कि हम ये बात कर पा रहे हैं। 300 साल पहले तक आदमी के भीतर आस्था का ही धरातल था, तर्क का धरातल नहीं था। आस्था ने तर्क को एंटरटेन नहीं किया तो बेसिकली आदमी को खत्म कर दिया। तो आस्था के कारण आदमी दासता की ओर ज्यादा गया, है ना। आस्था के पूरे धरातल में ऊंचाइयों को कितने लोगों ने छुआ, उसका सम्मान करते हुए ज्यादा बड़ा वर्ग दास हुआ, स्लेव हुआ, है ना। और तर्क को ना एंटरटेन करना मैंने आदमी की मौलिकता को दबा दिया। विज्ञान ने तर्क को एंटरटेन किया। अभी हर बच्चे की, अभी आस्था की मनोभूमि से हम तर्क की मनोभूमि पे आ गए। तो हर आदमी के तर्क के माध्यम से हर आदमी के भीतर ये विश्वास जगा कि मैं समझ सकता हूं। आज यदि इस बात को कहा जा रहा है तो ये इस विज्ञान की उस महिमा के ऊपर का, विज्ञान की महिमा के आधार पे कहा जा रहा है कि हर आदमी समझ सकता है। ये विज्ञान का कंट्रीब्यूशन है। तो तार्किक मानसिकता, कम्युनिकेशन के साधन, है ना, और जो भी कुछ आप कहें, उनके उस सारे पॉजिटिव जो हैं वो हमारे साथ हैं ही हैं, है ना। और जो आगे होंगे उसकी आगे आप कुछ सोच रहे थे। इसके लिए एक स्पेशल कहावत है। हाँ। तर्क से मतलब विज्ञान से, तर्क से दिशा मिलती है और आस्था से स्फूर्ति मिलती है। चलिए, ये इन दोनों का एक पॉजिटिव इलेबोरेशन है ना। तर्क से दिशा नहीं मिलती है, तर्क को दिशा पाने के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता। तर्क एक टूल है केवल, ज्ञान से समझो, ज्ञान से दिशा हाँ, ज्ञान के को पाने के लिए तर्क को इन्वेस्ट कर दिया जाए तो हम दिशा पा सकते हैं। केवल तर्क दिशा देगा, तर्क अपने आप की, उसकी तर्क की अपने आप में कोई दिशा नहीं होती है। आप अपनी बात को कहने के लिए किसी तर्क को इस्तेमाल करते हो, तर्क एक टूल है। दूसरा एक पूछना था कि आप अभी बात करें धरातल अलग है इसलिए शंका है, लेकिन कोई आदमी अपना धरातल जल्दी छोड़ता है, कोई छोड़ता ही नहीं, तो उसके लिए मतलब यात्रा, दिक्कत, ज्यादा प्रयास नहीं, ये धरातल उसका गलत है इसलिए वो वहीं पे खड़ा रहता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग अपना धरातल जल्दी छोड़ते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं। संस्कार, तो वो उसकी कैसे क्या करें? उसकी अपनी यात्रा, तो क्या आप करें? प्रयास को बढ़ाना। भाई कुछ लोगों को, कुछ लोग एक लेक्चर में ही सारी बात को पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती है, कुछ लोगों को ट्यूशन देना पड़ता है, समझते सब। और धरती पे बड़ी एक शुभ घटना है, धरती पे बड़ी एक शुभ घटना है कि शरीर मरता है। धरती पे सबसे शुभ घटना यह है कि शरीर मरता है। तो ऐसा जितना भ्रम संपन्न लोग होंगे, आशा की किरण है कि 50 साल बाद नहीं रहेंगे। नया पीढ़ी आ रहा है, इनको समझा दो भाई। लोग हमसे बोलते हैं आपको नेताओं की क्लास लेना चाहिए, आपको ब्यूरोक्रेट्स के साथ में काम करना चाहिए। भाई हम भावी ब्यूरोक्रेट्स के साथ में काम कर रहे हैं। भाई यही कॉलेज से निकल के यही ब्यूरोक्रेट बनेंगे, है ना, यही नेता बनेंगे। तो हम भावी ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के साथ में काम कर रहे हैं। संयोग बनेगा तो इनके साथ भी कुछ काम कर लेंगे, है ना। तो रास्ते हैं। तो मैं सिर्फ समराइज इतना करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है ही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। केवल हैंडल कहाँ पे, काम कहाँ पे करना है, काम यहाँ पे करना है। ये ठीक हो गया तो ये होना ही है, ये होना ही है, ये होना ही है। भागीदारी मीन्स योर पार्टिसिपेशन, your participation in the whole order, not for सुविधा alone। सोम जी, परिवार के छोटे से दायरे में समझदारी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चल ही रहा है, वही चल रहा है। स्नेह, पूर्णता के अर्थ में सहयोगी होने का भाव, है ना। ये पूरा हो गया, ये बात पूरी हो गई।
है ना। आगे चलो, स्नेह पूर्णता के अर्थ में अभी हमारा स्नेह कैसा है? पूर्णता तो पकड़ में आती तो कुछ होता, सुविधा के अर्थ में परस्पर स्नेह, है ना, कुछ कम ज़्यादा। बाकी कामनाएं हैं, सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, तुम सफल हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए, अपना आता पता नहीं है। के साथ स्नेह भी है। हाँ, तो जो स्नेह है, हाँ हाँ है स्वाभाविक स्नेह जो माँ बच्चे के बीच में होता है। हाँ, वो मोहवश है, अपने शरीर का हिस्सा मानने के आधार पर। देखिए अब इसमें फ़र्क है, माँ बच्चे को अपने शरीर का हिस्सा मानती है, इसलिए जैसा अपने शरीर को चाहती है ऐसी बच्चे को चाहती है। बाप भी एक मान्यता के आधार पर कि ये मेरे बच्चे हैं, इनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए उसके प्रति भी एक मामला है। तो सारा इसलिए जो वर्तमान में स्नेह है वो स्नेह ना होके मोहवश, मोह और स्नेह में इतना ही फर्क है। स्नेह पूर्णता के अर्थ में है, मोह सुविधा के अर्थ में है, शरीर सापेक्ष। इसलिए शरीर सापेक्ष है, शरीर की कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए मोह की कंटिन्यूटी नहीं है। स्नेह पूर्णता के अर्थ में है, इसलिए स्नेह की कंटिन्यूटी है। मोह में निर्भरता है, ये कुछ अपने सुख पाने के लिए कुछ करता है। स्नेह ये सुखी होने के लिए कुछ करना है, ये सुखी हो के कुछ हो रहा है। दोनों का धरातल अलग है। ये क्लियर हुआ? मोह शरीर सापेक्ष है, वो अपने सुखी होने के लिए कुछ करता है। मोहवश संबंधों में हम सुखी होने की अपेक्षा में कुछ करते हैं, स्नेह में वो सुखी हो के कुछ करता है ना। धरात क्वालिटी का बहुत बड़ा फर्क है। पूर्णता कहाँ से, कैसा होगा, है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, बिकॉज उस टाइम पे let us look at in the first 3 years of the child's life. I think that is a kind of a sneh which does not expect anything in return from the child. और उसमें मेरे हिसाब से again that's why I didn't want to ask this question, but I couldn't resist. If your definition of the stay we take, I think then there's no doubt. But if we take the usual understanding of stay, I think there, to my mind, that first 3 years of stay has no ROI attached to it. It is not looking for Purnata as a social Purnata, but Purnata of mother's motherhood. मदरहुड इतना ही है कि मेरे शरीर का हिस्सा है। देखिए, पूर्णता का सीधा मतलब इतना है कि ये बच्चा है ना, जीवन है, एक शरीर को चलाता है। माँ भी एक जीवन है, एक शरीर को चलाता है, ठीक। और माँ का भी कुल मिला के अपनी पूर्णता के लिए जीना। और इस बच्चे को देखिए 2 तरीके हैं। एक सामान्य सा एग्जाम्पल है, पहले दिन की प्रस्तुति में बाबा जी ने कुछ उसके बारे में हल्के से इशारा किया था। चलिए, अब ये बात निकल ही आई है तो इस पर कुछ बात हो जाए। हाँ जी। अभी जो स्नेह और अभी सर ने जो एग्जाम्पल दिया कि द लव ऑफ मदर, इसमें शायद लव ऑफ मदर ये ज़्यादा सुपीरियर है कि स्नेह। व्हाट आई फील, if it is a sneha between any 2 individual, even the individual A can scold if necessary B in the betterment of B, but at a small age mother वो उसको scolding नहीं करती क्योंकि वो थोड़ा सा प्यार अलग होता है। उस वक्त बच्चे का अच्छा हो या नहीं सोचा जाता, उसका नर्चरिंग सोचा जाता है ज़्यादा, तो थोड़ा सा पैडिंग होता है वहाँ।
एक सेंटेंस ये कि यदि स्नेह होगा तो सारा का सारा मोह स्नेह में विलय हो जाता है ना। एक तो बात ये कि ये जो कुछ है इसको गलत ठहराया जा रहा है, गलत नहीं है, अधूरा है। जितना है उसका सम्मान करते हुए वो इनकम्प्लीट है। ये कुछ बात छिड़ गई तो मैं एक थोड़ा सा देखिए, एक सामान्य बात है कि माँ का बच्चों के साथ में जो अटैचमेंट है, कमिटमेंट है, और पिता का जो है, दोनों में किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है? जनरल शब्द प्रयोग कौन सा अच्छा लगेगा, कमिटमेंट या अटैचमेंट? अटैचमेंट जो आप कहें। शब्दों के मामले में मेरा कोई वो जो यदि बच्चे को कोई कष्ट होता है तो माँ उसके लिए अधिकतम जो हो सकता है वो माँ ही कर सकती है ना। इस सेंस में कमिटमेंट कह रहा हूँ। अटैचमेंट से कमिटमेंट आता है ना, नेचुरल। ऐसा क्यों है? कुदरत की हाँ, कुदरत की व्यवस्था का क्या मतलब? जो पदार्थ व्यवस्था, जो ये कुदरत ने जो सब कुछ विश्व में बनाया है, उसमें माँ की व्याख्या ही वो हो सकती है। नहीं, ये कि थोड़ा सा एक साहित्यिक व्याख्या। टोटली डिफरेंट। हाँ, वुमन साइकोलॉजी अटैचमेंट की रहती है। क्यों रहती है वही पूछ रहा हूँ। क्योंकि शायद वो भी हो सकता है कि वो लड़का माँ का एक हिस्सा है। वही तो माँ, हाँ जी, फिजिकली एक्सपीरियंस करती है बच्चे को पैदा होना, बाप एक्सपीरियंस नहीं करता, इसलिए ऐसे लगता है तो करने में आसानी होती है। वही तो उस नेचुरल प्रक्रिया के कारण 9 महीने उसको कोई शंका नहीं है कि ये मेरे शरीर का हिस्सा है। एक एक क्षण उसके साथ में गुजरा है। बढ़िया, एक बात। तो अब एक बात समझ में आ गया कि ये मदर स्नेह जो आप कह रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। अब एक दूसरी प्रक्रिया देखने में समझ में आती है, एक दूसरी प्रक्रिया दिखती है, उसका थोड़ा सा आप देखेंगे और मैं एक्सप्लेनेशन आपसे चाहूँगा। प्लांट्स में देखें, मैं एनिमल मेल और फीमेल का जो बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स है उस पर कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, और दोनों का बिहेवियर क्यों अलग है, दोनों का व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप कैसा है, दोनों का व्यवस्था में अव्यवस्थित होने का मामला कैसा है, इस पे कुछ कहना चाह रहा हूँ। यदि प्लांट्स में देखें तो मेल फीमेल वहाँ भी है, लेकिन दोनों नॉर्मली डिसेबल्ड रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मौसम में अनेबल होता है पॉलिनेशन, है ना, नॉर्मली डिसेबल रहता है। एनिमल्स में मेल हमेशा अनेबल है, फीमेल मोस्ट ऑफ द टाइम डिसेबल है, कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट में अनेबल है। ये ठीक है। ह्यूमन में दोनों हमेशा अनेबल, दोनों अनेबल है। तो शरीर का कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है कि वो उसके कारण अनेबल रहे, केवल सारा का सारा मामला कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता से कंट्रोल्ड है। ठीक। प्लांट्स की तो बात थोड़ा सा अलग कर देते हैं। एनिमल्स में देखें तो मेल और फीमेल में से किसका आचरण व्यवस्था के अर्थ में ज़्यादा है? What is पराग संपर्क? पॉलिनेशन। क्या क्वेश्चन है? मैं
that is nothing to do with male female. हाँ वही तो वही कह रहा हूँ। सर शायद ये जो आपने क्या है और क्या नहीं है उसकी बात की वो कुछ क्लियर नहीं, मतलब प्लांट्स में शब्द वापरा क्रॉस बोला ना, तो दोनों में क्या नहीं है अच्छा। वो शायद समझा मैंने प्लांट्स जो है, प्लांट्स में पॉलिनेशन जो होता है मेल और फीमेल किसी पर्टिकुलर टाइम में अनेबल होता है, बाकी समय में वो क्रिया नहीं होता है, ऐसा कहा है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिसेबल्ड, एट सम पर्टिकुलर टाइम इट इज अनेबल्ड, कैपेबल होता है वो, गॉट इट है ना। प्लांट्स एनिमल्स में मेल हमेशा उसके लिए अनेबल है, वो दूसरा वाला अनेबल बोल रहा हूँ इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ENABLE अनेबल, अनेबल जो, और ये क्लियर हो गया। अब एक घटना को देखते हैं कि एनिमल्स में मेल और फीमेल में मेल का आचरण और फीमेल का आचरण कैसा है। मेल का आचरण यदि व्यवस्था के अर्थ में देखें, परिवार व्यवस्था के अर्थ में देखें, तो फीमेल ही पूरे बच्चों को संभालती है, उनके खाने का इंतजाम करती है, उनको ट्रेनिंग देती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खड़े हो सकें। अधिकांश जगह में मेल एग्रेसिव है, वही खुद ही अपने ठीक है ना भाई। अरे एनिमल में मेल हमेशा एक्टिव है, एक्टिव है, वो सेक्सुअली एक्टिव है। फीमेल किसी पर्टिकुलर मोमेंट में एक्टिव है, बाकी जगह में एक्टिव नहीं है। क्या जी, बिल्कुल एकदम कहाँ थे आज तक। चलिए प्लीज़ आगे चलते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी एक डिस्कशन में आदरणीय बाबा जी के साथ ये सुविधा है कि आप किसी भी मुद्दे पे, किसी भी तरह की बात पे उनसे खुल के बात कर लें, तो उनके साथ कोई किसी तरह का डिस्टेंस नहीं है। और ऐसा एक्सप्लेनेशन जो आपने ना सुना हो ना सोचा हो, कभी कभी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो बहुत आश्वस्त करती हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, अब ये चलने वाला नहीं है। एग्जिस्टेंस में ऐसा है, जब ये समझ में आता है कि एग्जिस्टेंस में ऐसा है, तो मैं ऐसा करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड विधि से, स्वयं स्फूर्त विधि से आगे आता हूँ। तो हम देखते हैं कि फीमेल पूरा परिवार को मैनेज करती है और मेल बहुत अव्यवस्थित है, इन द सेंस। अच्छा मेरा इधर, अच्छा मेरा उंगली मैं उंगली रखता ही नहीं हूं। हाँ जी, मेल जो है, यदि हम पशुओं में देखें, मेल अपने बच्चों पे अटैक करता है ना, बिल्ली, शेर। और मेल जो है आपस में सर्वाधिक झगड़ा करता हुआ किस बात के लिए पाया जाता है? फीमेल के लिए। ठीक, झगड़ा तो मेल से होता है। थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये एक घटना हमको समझ में आती है। कुल मिला के फीमेल जो है, इसका व्यवस्था में भागीदारी स्पष्ट दिखाई देता है, और मेल जो है अव्यवस्था में भागीदारी करता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। अब ह्यूमंस में आते हैं। ह्यूमन में देखा जाए, अभी मैं कुछ जनरल बात कह रहा हूँ, है ना, तो बिल्कुल व्यक्तिगत ना ले जाएं किसी पे भी। मेल जो है बाय नेचर, यदि वो वाला जो करेक्टर है जो उधर है, उसका एक रिफ्लेक्शन इधर भी आता है, ह्यूमन में भी, है ना। महिलाएं परिवार के लिए, देखिए महिला और पुरुष का डिज़ाइन ही डिफरेंट है।
इससे हमारी बहुत सारी वो बातें सॉल्व होने वाली हैं जिनके कारण हम रोजमर्रा की जिंदगी में आपस में जूझते हैं। महिला मूल में, फीमेल मूल में परिवार मूलक, समाजोन्मुखी, पुरुष बाय नेचर समाज मूलक, परिवारोन्मुखी। क्या मतलब? क्या मतलब? महिला की जिंदगी, जैसे एक महिला ज्योतिषी के पास जाए और एक पुरुष जाए तो दोनों क्या पूछेंगे? सामान्य जो बातचीत एक अभी तक ही है, महिला की टोटल फैलाव, उसके पति और बच्चों की वेलबींग, है ना, और एक पुरुष उसका अपनी पहचान, उसका अपना भविष्य, बिजनेस वगैरह वगैरह। क्यों है ऐसा? क्यों महिला परिवार मूलक है? क्यों व्यक्ति, क्यों मानव समाज मूलक है? परिवार उनकी वजह से निर्माण होता है। हाँ, क्योंकि परिवार उसकी वजह से निर्माण हो रहा है। तो एक बच्चे को पालने में, एक बच्चे को जन्म देने में, पालने में जो उसका क्रिएटिविटी इन्वेस्ट होता है और उससे जो एक सुख का अनुभूति, सुख जो उसको मिलता है वो, और उसको उसके लिए जो सपना देखना और उसके लिए जो आगे का फैलाव है, तो उसकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिवार की व्यवस्था में इन्वेस्ट होता है। उससे जो एक सुख की अनुभूति उसको मिलती है, उसके सुखी होने का, उसका एक सुखी होने का दायरा इस तरह से क्रिएट हो गया। पुरुष के लिए इस प्रजनन की क्रिया में पुरुष का कोई उस तरह से रोल नहीं है ना। अब क्या पुरुष के सुखी होने का आधार क्या होगा? स्त्री को तो अपने सुखी होने का एक फैलाव मिल गया, एक अपनी क्रिएटिविटी का फैलाव मिल गया, है ना, प्रकृति विधि से। मानव के सुखी होने का आधार क्या होगा? पुरुष के, मेल के पहचान, पहचान, पहचान। लेकिन परिवार का जो स्ट्रक्चरिंग है उसको एक बांधा रखना जो है। अभी आगे आ रहा हूं। अभी पहले बिल्कुल मूल प्रवृत्ति चाहिए वाली बात पे नहीं आ रहा हूं। कैसा इवॉल्व कैसा हो रहा है ना। मानव का पहचान कैसा है? या तो उसका पहचान समान बराबर सम्मान, या उसका सुख सुविधा से सुख। तो उसके जो फैलने का एरिया है वो डिफरेंट है ना। इसलिए वो समाजोन्मुखी, उसकी वो पहचान के लिए, उसकी पहचान के लिए उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो समाज है। और परिवारोन्मुखी तो है ही है, परिवारोन्मुखी तो है ही है। तो बेसिकली मानव समाज केंद्र में रखते हुए परिवार के लिए जिम्मेदार है, महिला परिवार को केंद्र में रखते हुए समाज के लिए जिम्मेदार है। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, है ना। आदमी का सुखी होना यदि सामान बराबर सम्मान और सुविधा बराबर सुख है तो वो अव्यवस्था में भागीदार होगा कि व्यवस्था में? अव्यवस्था में भागीदार होगा। एक और बात आती है कि पुरुष मेल जो है बाय नेचर पॉलीगैमी है। ऐसी बातें हम सुनते हैं, है ना। क्या मतलब है ये? एनिमल इंस्टिंक्ट, क्योंकि सुख तो चाहिए और सुखी होने का आधार उतना ही है, इसलिए वो एनिमल इंस्टिंक्ट की तरफ जाता है। इस सारे एक्सप्लेनेशन से सहज रूप से क्या निकल के आता है कि मेल का भागीदारी अव्यवस्था में ज़्यादा होगा कि व्यवस्था में ज़्यादा होगा? और हम अव्यवस्था से सुखी होंगे कि दुखी होंगे, है ना। सुखी होने का स्वरूप क्या है? व्यवस्था में जीना। ये मानव का, अब मेल और फीमेल दोनों का ही, मेल भी शरीर सापेक्ष है भ्रमवश, फीमेल भी शरीर सापेक्ष है। लेकिन फीमेल के साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है जन्म देना और परिवार में जो उसका फैलाव है, ये एक एक्स्ट्रा रोल वहां पे रखा है। अब दोनों का सुखी, दोनों का व्यवस्था में होने का आधार क्या होगा? समाधान। लेकिन मेल का शुद्ध रूप से समाधान के आधार पर ही वो सही मायने में परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा,
और सही मायने में वो व्यवस्था में रिस्पॉन्सिबल होगा, सही अर्थों में वो एनिमल इंस्टिंक्ट से समाधान बराबर सुख पे ट्रांजिट हो पाएगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन में जो ये पूरा कहीं ना कहीं अभी जो हम सुन रहे हैं, सेक्स एजुकेशन को एजुकेशन में लाने की ज़रूरत है। इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल छापा कि 10th के 70% 80% स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उसको सेक्स एजुकेशन में शामिल हो। अभी आशाराम बापूजी ने कहा कि सेक्स एजुकेशन को इसमें शामिल करना चाहिए, है ना। अभी आप यदि शामिल कर भी दोगे, यदि आदमी के पर्पज़ को हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं और यदि शरीर के पर्पज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो हम सेक्स एजुकेशन के नाम से सेफ सेक्स की ही बात कर सकते हैं, है ना। तो वाकई में, है ना, व्यवस्था, सुख, व्यवस्था और सेक्स, इन तीनों की कनेक्टिविटी कैसी बनती है ना। आदमी के भीतर सुखी होने की चाहत है, शरीर के धरातल पे वो यदि सुखी होने जाता है, ये सारा अव्यवस्था की तरफ जाता है, जा ही रहा है ना। और मानव व्यवस्था से सुखी होता है, इसलिए आचरण में संयत होना, इसलिए जो भारत में एक स्त्री एक पुरुष की जो परंपरा है, उसकी आगे अपन थोड़ी सी और बात करेंगे। कहीं ना कहीं आचरण में संयत होना मानव की आवश्यकता है। तो एक छात्र को यदि ये लगने लगे कि ये बहुभोग अतिभोग से क्षणिक सुख को निरंतर नहीं बनाया जा सकता है और निरंतर सुख पाने के लिए समाधान से ही, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था से ही सुखी हुआ जा सकता है ना, तो वो स्वयं में अपनी ऊर्जा को उस दिशा में इन्वेस्ट कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। उसको एक रोड मैप मिल सकता है कि वो अपनी ऊर्जा को किस दिशा में चैनलाइज करे। और पूरी प्रकृति में जब समझ में आता है कि किस तरह से मेल अव्यवस्थित है और किस तरह से उसकी अव्यवस्था में भागीदारी है, ह्यूमन में भी यदि मेल समझदार नहीं हुआ है तो वो किस तरह से अव्यवस्था में भागीदार हुआ है और किस तरह से सारी स्थितियाँ क्योस हो रही हैं, है ना। किसी एक संबंध में हम एक दूसरे के विश्वास, अभी तो ये बातों बातों में था, तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही, है ना। अब तो ये बिहेवियर में ट्रांसलेट हो रहा है ना, और बहुत खुल के हो रहा है। और इवन गर्ल्स में भी उस तरह का बिहेवियर दिखने को मिल रहा है ना। तो ये पूरा का पूरे मामले को हम इससे कम में हम इस टॉपिक को छेड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो जो हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति में सेक्स व्यवस्था के रूप में कैसा है ना, ऐसा सारा उसका पूरी प्रकृति की बनावट समझ में आती है, तो फिर आदमी उसमें अपने आप को प्लेस कर पाता है। ऐसा मैं सफलतापूर्वक युवाओं के बीच में, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि एक शिविर करने से सब वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके सोच विचार में और उनके जो बाद में फीडबैक मिलता है ना, उनसे काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट होने लगता है कि ये अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हैं।